हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द पार्क टाइगर। अधनाला फॉरेस्ट रेंज में आप जाए टाइगर का शिकार करने और टाइगर आपको यूं ही मिल जाए। अब वो दिन चले गए। एक टाइम था जब अंग्रेज साहब बोला करते थे कि अधनाला की हर झाड़ी के पीछे एक टाइगर मिल जाता है। अब इतनी सारी शिकार कंपनियां आ रही हैं, इतनी सारी एग्रीकल्चर कंपनियां आ रही हैं और आ रही हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियां। इनकी वजह से जो जंगल का राजा था उसे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब वो यहाँ वहाँ नहीं घूमता। अब वो शरण लेता है रिजर्व पार्क्स की, यानी कि नेशनल पार्क्स, रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ पर फिर भी वो सुरक्षित है। अब उन दिनों की बात है जब कॉर्बेट नेशनल पार्क बना ही बना था, यानी कि 1930s की बात है। छोटा सा कदम था लेकिन मजबूत और ठोस कदम था जानवरों की सुरक्षा के लिए। तो नेशनल पार्क के अंदर शिकार करने की मनाही थी, लेकिन उसके चारों तरफ शिकार करना अलाउड था। बहुत सारे टाइगर ऐसे थे जो कि नेशनल पार्क की पेरीफेरी को छोड़ के आ जाते थे, बाहर घूमते थे, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं होता था कि नेशनल पार्क की सीमा कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। और जो शिकारी थे बाहर घूमने वाले टाइगर्स के पीछे पड़ जाते थे। तो जो भी नेशनल पार्क के बाहर टाइगर दिखता था शिकारी उसे मार देते थे। तो टाइगर को देखना भी मुश्किल हो जाता था। और ये कहावत सही हो रही थी आदनाला ब्लॉक के लिए, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से सटा हुआ था, रामगंगा नदी के इस तरफ था। अदनाला में टाइगर देखना बड़ा ही मुश्किल काम था। जब भी हम वहां पर शिकार करने जाते थे, हर सुबह वही बुरी खबर मिलती थी कि जो भैंस का पाड़ा बेट के लिए हमने बांधा है उसे टाइगर ने छुआ भी नहीं। अब जगह चेंज कर दी जाती थी बेट बांधने की, यानी यहाँ से वहाँ फर्क कुछ भी नहीं पड़ता था, क्योंकि टाइगर वहाँ पर हो तब तो उसे मारे। एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर हमने भैंस का पाड़ा बांधा था वहाँ पर टाइगर के पगमार्क नजर आए, लेकिन टाइगर ने भैंस के पाड़े को मारा नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो हमारी टीम लगी थी, जो हमारे साथ शिकारी जुड़े थे, उनकी क्षमताओं में कोई कमी थी। वो पूरी तरह से सक्षम थे टाइगर का शिकार करने के लिए। लेकिन टाइगर को वहां पर बुलाया कैसे जाए जहां पर टाइगर है ही नहीं। जो बचे खुचे टाइगर वहां पर थे, जैसे कि ये पगमार्क मिले थे, वो इतने चालाक हो चुके थे। वो जानते थे कि ये जो बेट बांधी गई है उन्हें मारने के लिए बांधी गई है, तो वो उसे छूते भी नहीं थे। अच्छा, कभी गलती से टाइगर ने बेट को मार भी दिया तो भी वो मचान की प्रेजेंस को महसूस कर लेता था जब वो उसे खाने के लिए आता था। आप मचान को कितना ही छिपा दीजिए, टाइगर मचान को ताड़ लेता था। अब इतने सारे चैलेंजेस थे अदनाला ब्लॉक में शिकार करने में, उसके बावजूद हमारी टीम ने जो शिकार का इलाका चुना था वो था अधनाला ब्लॉक। क्योंकि जो शब्द है शिकार, उसके अंदर जो एडवेंचर छुपा है, जो उत्साह, जो एक्साइटमेंट छुपा है, उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। तो हमने सोचा जब मुश्किलें ही नहीं आएंगी तो शिकार का आनंद क्या। तो जितने गहरे जंगल के अंदर हम जा सकते थे हम गए और वहां पर लगाया हमने अपना कैंप। ये कुछ ऐसी जगह थी, ना तो यहाँ पर शोर शराबा था शहर का, ना ही वो जिंदगी थी जहाँ पर आपका एक फिक्स रूटीन होता है, दुनिया को कुछ करके देना होता है। यहाँ पर आके आप सब कुछ भूल जाते थे। आपको अगर याद रहता था तो वो जंगल और शिकार। यहाँ प्रकृति की सुंदरता थी और प्रकृति के बनाए हुए जानवर, पक्षी, इनकी आवाज़ें थी। सुबह अलग आवाज़ थी, शाम को अलग आवाज़ थी, दोपहर को अलग सन्नाटा था। तो अदनाला ब्लॉक में आके हम अलग ही दुनिया में खो जाते थे। और खो गया टाइगर भी। वो भी समझ चुका था कि उसे मारने के लिए शिकारी आ चुके हैं। उसने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, चालाकी की।
यानी कि टाइगर कह रहा था कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। अब जब टाइगर नहीं मिल रहा था तो जो मेरे साथी थे उतावले हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और खींच रहे थे। अब जो उनकी खींच उतरती थी वो हमने जो शिकारी हायर किए थे, लोकल शिकारी, उनके ऊपर उतरती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इस मामले को अब मैं अपने हाथ में ले लूंगा। अब मैंने आदेश दिया कि एक हाथी लाया जाए और जब हाथी आ गया तो मैं हाथी पर बैठ के चल पड़ा रामगंगा नदी के किनारे पर, जहां से बॉर्डर शुरू होता था अधनाला का। मेरे वहां जाने का एक ही पर्पस था कि मैं जगह ढूंढना चाहता था, सूटेबल जगह जहां पर हम बेड को बांध सके। ऐसी जगह कि जहां पर टाइगर आए और उस बेड को मारने से अपने आप को रोक ना पाए। अब हिलते डुलते हाथी के ऊपर बैठे बैठे मेरी निगाहें छान रही थी झाड़ियों को कि कहीं वहां कोई नामो निशान तो नहीं है टाइगर का। अब एक तरफ रामगंगा नदी बहती जा रही थी, दूसरी तरफ जंगल था, झाड़ियां थी और यहीं छुपे हो सकते थे कनिंग टाइगर, चालाक टाइगर। अब गर्मी के दिनों में रामगंगा नदी की धारा बहुत ज़्यादा पतली हो जाती थी। आसपास झाड़ियां तो थी जिसमें टाइगर का इंटरेस्ट हो सकता था। अब आगे बढ़ने पे पहाड़ी आ गई, उसमें थे बड़े बड़े पेड़। मैंने महावत को ऑर्डर दिया कि मुझे वहां ले चलो। अब जब हम आगे बढ़े तो मुझे एक फुटपाथ नजर आया जो कि गेम ट्रेल भी हो सकता था, यानी कि उसे इंसान भी इस्तेमाल करते थे और जानवर भी। वो नदी के किनारे किनारे ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा ये जगह ठीक है। मैंने महावत से कहा कि हाथी को इस फुटपाथ पर लेके चलो, क्योंकि इस जगह की जो एम्बियंस आ रही है, जो ऑरा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है टाइगर का यहाँ पर आना जाना है। अब ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ, झाड़ियों के बीच से होता हुआ हाथी आगे बढ़ रहा था। अब एक जगह पर एक पहाड़ी नाला आया जो कि दो पहाड़ियों के बीच से आ रहा था और इस ट्रैक को, यानी कि गेम ट्रेल को क्रॉस करके जा रहा था। अब जो पहाड़ी नाले के नीचे रेत थी वो गीली थी, जो इस ओर इशारा कर रही थी कि वहां पर कोई पानी का पूल है। मैं उसे देखने के लिए नीचे गया। नीचे जाते वक्त जब मैंने दाहिनी तरफ देखा तो करीब 200 मीटर दूर मुझे रामगंगा नदी नजर आई। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ थे, झाड़ियाँ भी थीं, टाइगर के छिपने के लिए एक आइडियल जगह थी। और ये नाला मिलने के लिए आगे बढ़ रहा था रामगंगा नदी से, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं थी। अब ये नाला कुछ ऐसी जगह बना रहा था कि जैसी जगह में टाइगर अपने शिकार को घसीट कर लाना पसंद करता है, छिपाना पसंद करता है और वहाँ पर बैठ के खाना पसंद करता है। तो जो पहले कुछ पेड़ थे इस ट्रैक के किनारे, मैंने डिसाइड किया कि बेट को यहाँ पर बांधा जाएगा। अब अगले दिन जो खबर मिली उसने ये बताया कि जब जंगल और हम दोनों नींद में सो रहे थे तब एक यंग टाइगर ने आके उस बेट को मार दिया, घसीट के उस नाले की तरफ ले गया। टाइगर ने उस शिकार को करीब करीब आधा खा लिया था। जब हम वहां पर पहुंचे तो जो टाइगर के पग मार्क बता रहे थे कि आराम से धीरे धीरे चल के शाही अंदाज में गया था वो टाइगर, जब हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। और जब टाइगर गया था, खुले में गया था, चौड़े में गया था, उस जंगल ट्रैक पे चल के गया था। अब धीरे धीरे जब दिन चढ़ने लगा था तो टाइगर जंगल ट्रैक को छोड़ के सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रख के घने जंगल की तरफ पहाड़ी पर चला गया था। अभी भी टाइगर वहीं पर इंतजार कर रहा होगा, जरूर वहां पर कोई पानी की जगह भी होगी, क्योंकि टाइगर जब शिकार खाता है तो उसे पानी चाहिए ही चाहिए। अब हम बड़े खुश थे, हम वापस आए अपने कैंप में ताकि भर पेट भोजन कर ले, क्योंकि आज टाइगर ने हमें मजबूर कर दिया था कि साथिया, आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। वो रत जगह होने वाला था टाइगर के इंतजार में, मचान पर बैठे बैठे। अब हमने मचान ऐसी जगह पर, ऐसे पेड़ पर बनवा दिया कि जहां से वो टाइगर का शिकार साफ नजर आता था। लेकिन क्योंकि ये टाइगर बहुत चालाक है, ये आने के बाद काफी देर तक खड़ा रहेगा, इलाके का जायजा लेगा। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा तब ये शिकार पर आएगा। अगर इसे जरा सा भी शक हुआ या शिकारियों ने जरा सा भी हिलना या आहट कर दी तो यह उतनी ही शांति के साथ वापस गायब हो जाएगा जितनी शांति के साथ यह आया था। और शांति
किसी टाइग्रेस का नाम नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ बैठना था, क्योंकि हमारा मुकाबला होने जा रहा था कनिंग टाइगर से। हमें आंखों पर जोर डाल के टाइगर को देखना था कि कब टाइगर आया, क्योंकि टाइगर आने वाला था रात के अंधेरे में। लेकिन एक किंवदंती, एक कहावत ये भी है कि पलक झपकने पर भी टाइगर को मालूम चल जाता है और वो गायब हो जाता है। अब टाइगर की चालाकी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्लान को मॉडिफाई किया अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, जो मेरे पास टाइगर का एक्सपीरियंस था और जो एक्सपीरियंस था जंगल का। अब जैसे ही आफ्टरनून का टाइम होने वाला था, 2 से 3 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे उस जगह पर जहां पर टाइगर ने किया था शिकार। हम उस पेड़ के पास थे जहां पर हमें बैठना था, मचान पर। 2 पेड़ हमने सेलेक्ट किए थे जहां पर वो शिकार पड़ा था, एक उसके लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट में। अब जो लेफ्ट साइड का मचान था वो पहाड़ी की तरफ, जहां पर ऊंचे ऊंचे जंगल थे, उस तरफ फेस कर रहा था। दूसरा जो मचान था वो उस ट्रैक की तरफ फेस कर रहा था जिससे टाइगर के आने की संभावना थी। यानी कि टाइगर किसी भी दिशा से आए, हमारी गन्स रेडी थी अचूक निशाने के साथ, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। अब मुझे मालूम था कि टाइगर जहां हिल्स पर गया है वहां पर एक वाटर होल है। जैसा कि उसके पग मार्क्स देख के हमें मालूम चला था, मुझे मालूम था ये उसी रास्ते से वापस आएगा। इसलिए जो हमारे 2 मचान थे, उन दोनों रास्तों पर नजर रखते थे जिनसे आने की प्रबल संभावना थी टाइगर की। अब जो मेरा ये अंदाजा था वो कितना सही था कितना गलत था, ये बड़ी जल्दी आपको मालूम चलने वाला था। और जो हुआ बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि साइलेंस बहुत ज़रूरी थी। जब मचान बनाया जा रहा था, धीरे धीरे काम किया जा रहा था और उसे पूरी तरह से छिपाते छिपाते दोपहर हो गई थी। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं राइट हैंड साइड वाले मचान पर बैठूंगा। मचान पर चढ़ने के बाद जब मैंने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा, बज रहे थे 5:15। पहले मैं चढ़ गया, उसके बाद रस्सी से बांध के अपनी .470 मैंने खींच ली। जब पूरी तरह से मैं सेटल हो गया तो नीचे को लोगों को बोला, अब आप लोग जाओ। अब जब हाथी आगे बढ़े तो उसमें मेरे बड़े भाई थे पैड एलिफेंट पे। पैड एलिफेंट वो होता है जिसमें हौदा नहीं होता, ऊपर गद्दा लगाया जाता है, क्योंकि उनको बैठना था दूसरे मचान पर। अब 1 दर्जन शिकारी और सर्वेंट्स थे, उनके चलने से कितनी भी कोशिश करो आवाज़ ना हो, ये संभव नहीं था। आवाज़ तो हो रही थी। अब क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि टाइगर यहीं आसपास कहीं हो और उसने हमारे आदमियों को मचान बनाते हुए देख लिया हो, तो हमने प्लान किया था, उन आदमियों से कहा था कि जब यहाँ से जाओ तो अपनी चप्पल चटकाते हुए जाओ, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए जाओ। उन लोगों ने ऐसा ही किया था। यानी कि टाइगर को ये लगे कि जो लोग यहाँ पर थे राहगीर थे, थोड़ी देर रुके थे, अब चले गए। अब वो लोग मुझे दिखाई देने बंद हो गए थे, लेकिन उनकी बातें करने की, यानी कि ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें मुझ तक आ रही थी। अब मैंने धीरे धीरे चारों तरफ अपना सर घुमाना शुरू किया ताकि मेरी आंखें अभ्यस्त हो जाए यहाँ की चीज़ों से। अब धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य अपना रंग बदल रहा था। तरह तरह के सुंदर दृश्य मेरे सामने थे। मेरे हाथों में थी .475। मैं देख रहा था सुंदर दृश्य, पेड़ों की परछाइयों के, सूरज के जो आकाश में बन रहे थे। दूसरे मचान पर थोड़ी दूरी पर थे मेरे भाई और उन आदमियों की आवाज़ जो कि ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए जा रहे थे, अब सुनाई देनी बंद हो गई थी। मैं लगातार इधर उधर निगाह घुमा रहा था, क्योंकि इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था जंगल को लेके, टाइगर को लेके, उसने मुझे सिखाया था कि वह जंगल का राजा जब आता है, अचानक आता है और आपको स्तब्ध कर देता है। अब क्योंकि वहाँ पर आसपास बंदर नहीं थे, तो मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना था, क्योंकि जब टाइगर आएगा तो मुझे खबरदार कौन करेगा। अब अचानक से मुझे जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये इस पार्टी की आवाज़ थी, यानी कि हमारे नौकरों और शिकारी की आवाज़, जो कि उनके हंसने की आवाज़ जब मैंने सुनी और ऊपर सिर उठा के देखा, पीली पीली रोशनी सी बन रही थी आसमान में। अब इस रोशनी से जो आकृति बन रही थी, शायद उसको देख के हंसे थे वो लोग। और इस रोशनी के दौरान ही टाइगर अपने छिपने की जगह से चल पड़ा था शिकार की तरफ। अब टाइगर अपनी जीभ निकाल के मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब टाइगर मुझे नजर आने लगा था
वो मेडो से नीचे उतर रहा था। मैंने उसके लेफ्ट शोल्डर को निशाना बनाया। जैसे ही मेरा निशाना लगा, पहले तो टाइगर पीछे को बैठ गया, फिर वो लुढ़कने लगा ढलान से नीचे। .470 राइफल के धमाके से जंगल में एक सन्नाटा सा फैल गया। हालांकि गोली सटीक लगी थी टाइगर को, लेकिन फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि कहीं टाइगर जिंदा तो नहीं है। अब मुझे लग रहा था कि यह टाइगर कहीं मैन ईटर तो नहीं था कि मेरे आदमियों की आवाज़ें सुन के ये उस तरफ गया हो, क्योंकि उसी तरफ से नीचे उतर रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये टाइगर इंसान की जो उपस्थिति है इस जंगल में उसको लेके चिंतित नहीं था या फिर उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन वो टाइगर मर चुका था, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। अब मैंने आदमियों से चिल्ला के बोला कि पैड एलिफेंट को लेके आ जाओ इस तरफ, सही जगह देखो जहां से हम इस टाइगर को हाथी पर लोड कर सकते हैं। हालांकि इस टाइगर के पगमार्क बहुत बड़े थे, लेकिन जब हमने इसे नापा तो 9 फीट से थोड़ा छोटा निकला। ये टाइगर अपने जवानी के दिनों पर था, किसी तरह की किसी भी चोट का निशान नहीं था, तो फिर ये मैन ईटर नहीं हो सकता था। फिर क्या वजह थी कि इसका बिहेवियर इतना बोल्ड था कि इसे मालूम था कि यहाँ पर आदमी हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये रहस्य खुल गया जब मेरे आदमियों ने खाल उतारनी शुरू की इस टाइगर की। इस यंग टाइगर के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि फैट बहुत ज़्यादा था। 4 कैनिस्टर भर गए थे इसके शरीर की चर्बी निकालने में स्किन उतारने के दौरान। ये बात साफ इशारा कर रही थी कि इस टाइगर के पास खाने की कोई कमी नहीं थी, खाना भरपूर था और ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खाता था, यानी कि ओवर ईटिंग करता था। आज शिकार की वजह से टाइगर के भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, उसके बावजूद इस टाइगर को इतना सारा भोजन मिल रहा था। इसका मतलब है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर भरपूर भोजन था टाइगर्स के लिए। अब क्योंकि ये पार्क का टाइगर था, इसलिए ये इंसानों का अभ्यस्त था, उनकी आवाज़ों का भी अभ्यस्त था। नेशनल पार्क के अंदर टूरिस्ट बेट बांधते थे और बैठते थे मचान पर। जब टाइगर आता था, खाता था, तो वो उसकी फ़ोटो खींचते थे। इसलिए इसे ये बात कुछ भी अजीब नहीं लगी। अब अभी जबकि गर्मी के दिन हैं, टूरिस्ट उतने आते नहीं हैं, तो पार्क के ऑफिशियल्स ने बेट बांधनी कम कर दी है, क्योंकि जब टूरिस्ट ही नहीं है तो कौन फ़ोटो खींचेगा। इसलिए ये टाइगर नेशनल पार्क से निकल के बाहर आ गया, क्योंकि इसे आदत थी आसान शिकार की, बंधे हुए शिकार की। जब वो टाइगर पार्क से बाहर निकला था तो उसे हमारी बेट बंधी हुई मिल गई थी। टाइगर को लगा इस बेट को मारने के बाद भी मेरी फोटो ही खींची जाएगी। बाद में मुझे खबर मिली कि पार्क के ऑफिशियल्स ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा रेखा बढ़ा दी है। अब अधनाला ब्लॉक भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आ गया है। यहाँ पर भी शिकार खेलना बंद हो गया है। टाइगर के लिए अच्छी खबर है, हमारे लिए है बुरी खबर। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।